वेलकम दोस्तों। आज फिर हम एक नए एप्लीकेशन के साथ हाजिर हैं और इस एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड है। जिस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसका ओवरव्यू कुछ ऐसा दिखता है। उसका यूआई कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज क्या है, कैसे डाउनलोड करते हैं और इसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस एप्लीकेशन को हमें ना डाउनलोड करने की जरूरत पड़ती है ना ही इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। जैसे ही आपके पास विंडोज आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है उसी के साथ ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाता है। आइए हम जानते हैं किस तरह के से हम लोग इस वर्डपैड एप्लीकेशन को हम कैसे ओपन करेंगे। इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। तो ये आपके सामने वर्डपैड खुला हुआ है। फिलहाल मैं इसे क्लोज करता हूँ और फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ। वापस आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे। अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा विंडोज एसेसरीज में। फिलहाल मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ तो स्टार्ट बटन और विंडो एसेसरीज नीचे है और मैं यहाँ पे आता हूँ और इस तरीके से आपको यहाँ पे उन सब की लिस्ट आ जाएगी जो विंडोज के साथ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है वर्डपैड। मैं इसे ओपन करता हूँ। पहला तरीका है कि आप वर्डपैड को स्टार्ट बटन से जाके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सर्च ही कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे वर्ड, ये वर्डपैड आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो क्लिक करते ही वर्डपैड खुल जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आपको विंडो आर करना है, वापस रन बॉक्स खुलेगा और जैसे ही रन बॉक्स ओपन होता है आप इसमें वर्डपैड लिख के ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आप वर्डपैड को खोल सकते हैं। देखिए मैंने 3 बार ओपन किया और तीनों बार हमारा वर्डपैड हमारे सामने खुल चुका है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था MS पेंट के बारे में, नोटपैड के बारे में, और मैंने पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो सारे एप्लीकेशन में कॉमन होने वाले हैं। वैसे भी हम इस वीडियो में भी देखेंगे कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया है और वो इस एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी आपको मिलते हैं। जैसे आपका क्लोज बटन है, उसके बाद रीस्टोर बटन। जैसे ही आप रीस्टोर बटन पे क्लिक करते हैं ये आपके स्क्रीन में छोटा हो जाता है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैक्सिमाइज जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वापस आपके फुल स्क्रीन में हो जाता है। मिनिमाइज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपके टास्क बार में होल्ड होता है और वापस मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर जो हमारा होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार पे सबसे पहले आपको फाइल नेम दिखाई देता है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन नेम दिखाई देता है। तो नोटपैड में हम लोग का टाइटल अनटाइटल से दिखा रहा था और यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो है डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन का नाम वर्डपैड है। और यहाँ पे 3 आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिखाई दे रहे हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल या यूं कहें हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जिन टूल्स का हमेशा उपयोग कर रहे हैं, हमेशा यूज कर रहे हैं, उन्हें हम सामने रख सकें। और यूं कहें जैसे हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं किसी रास्ते पे जाने के लिए, बस वही तरीका है क्विक एक्सेस टूल बार, जिन्हें हम आसानी से एक्सेस कर सकें। हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अभी 3 दिख रहे हैं आपके सामने। जैसे मैं इस पर टिक करता जाऊंगा हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में बहुत सारे टूल ऐड होते चले जाएंगे। अगर आपको नहीं ऐड करना है वापस अनटिक कर दीजिए और वो हट जाएंगे। हम लोगों ने नोटपैड में देखा था कि वहाँ पे सब फाइल मेनू, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेनू है या यूं कहें कि वर्डपैड बटन है और 2 टैब हमारे पास दिखाई देते हैं। एक होम टैब है और दूसरा व्यू टैब है। तो पूरा हम इस यूआई के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हम शुरुआत करते हैं कि इस यूआई में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फाइल मेनू है, उसके बाद होम टैब है, उसके बाद आपका व्यू है और यहाँ पे आपका हेल्प है और यहाँ पे रिबन को हाइड करना और रिबन को शो करना है। और सबसे नीचे हमें मिलता है स्टेटस बार, जहाँ पे हम जूम कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं और मिनिमम हम लोग हमेशा 100% पे ही काम करते हैं। फिलहाल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था रिबन बटन पे, तो इस एरिया को हम लोग रिबन कहते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो रिबन को हाइड करने के लिए आप Ctrl+F1 भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से या इस बटन पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो न्यू का है। तो जब न्यू बटन पे हम लोग क्लिक करते हैं, जैसे ही न्यू पे क्लिक किया जाएगा आपके सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल के आएगा। ओपन वर्डपैड में बनी हुई किसी भी फाइल को खोलने के लिए हम ओपन का इस्तेमाल करते हैं। सेव यानी जो हमने काम किया है उस काम को सुरक्षित रखने के लिए और फ्यूचर में उसका उपयोग करने के लिए हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। सेव एज, इसका भी इस्तेमाल
हम किसी चीज को सेव करने के लिए ही करते हैं, यानी हमने जो वर्क किया है, जो काम किया है, उसे सेव करने के लिए करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जाके देखें, का लिंक ऑप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मैं सेव पे क्लिक करके आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने एक वर्ड टाइप कर देता हूँ यहाँ पे डेमो, और फाइल मेनू में जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा हमारे पास ये विंडो खुल के आती है। आप देखेंगे कि यहाँ जो मैं बना रहा हूँ वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने पहले से चीजों को डिसाइड करके रखा है कि आपकी फाइल जाएगी कहाँ। बाई चांस अगर आप पाथ नहीं देते हैं, ये नहीं बताते कि हमारी फाइल को कहाँ सेव करना है, तो जो भी फाइलें सेव होती हैं वो डॉक्यूमेंट में होती हैं, यानी जो आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करेंगे वो डॉक्यूमेंट में जाएगी। अगर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड में, म्यूजिक से रिलेटेड काम करते हैं तो म्यूजिक में, पिक्चर से रिलेटेड काम करेंगे तो पिक्चर में। अगर आप MS पेंट में काम करते हैं और वहां पे सेव करेंगे तो वो चीजें देखेंगे आप पिक्चर में जा रही है। नोटपैड में काम करेंगे तो डॉक्यूमेंट में आएगा, वर्डपैड पे काम करेंगे डॉक्यूमेंट में जाएगा, MS वर्ड में काम करेंगे डॉक्यूमेंट में, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब पे जब काम करते हैं हम लोग तो डॉक्यूमेंट में सेव होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस डॉक्यूमेंट में ये क्यों आ रहा है। मुझे डॉक्यूमेंट में नहीं सेव करना है क्योंकि ये C ड्राइव में हो। C ड्राइव में जनरली हम डेटा नहीं रखते हैं, वो इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि अगर C ड्राइव हमारा क्रैश होता है तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हम किसी भी अनदर ड्राइव में डेटा रख सकते हैं, जैसे D ड्राइव हो गया, C ड्राइव हो, D ड्राइव हो गया, F ड्राइव हो गया, G ड्राइव हो गया, यानी C के अलावा किसी भी ड्राइव में हम डेटा को रख सकते हैं। तो मैं वापस D ड्राइव में आता हूँ और अपने नाम का फोल्डर ओपन करता हूँ, और जैसे देख रहे हैं कि मैंने हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग अलग फोल्डर बनाया है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हर एप्लीकेशन के लिए एक अलग अलग फोल्डर बनाइए, जिससे डेटा को मैनेज करने में, रखने में, खोजने में, काम करने में, सारी चीजों में आसानी होती है, सहूलियत होती है। मैं वापस यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा और न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, सॉरी मैं वर्डपैड पे काम कर रहा हूँ, वर्डपैड, और मैं इस वर्डपैड में आप देख रहे होंगे बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट आ रहा है। मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करके डेमो रखता हूँ। तो मैंने यहाँ फाइल नेम दे दिया है, आपको फाइल नेम जरूर दीजिए, और फाइल नेम हमेशा काम के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए, यानी जिस प्रकार का हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है। अगर मैं यहाँ कोई एप्लीकेशन लिखता हूँ, लीव एप्लीकेशन लिखता हूँ, तो मैं इस डॉक्यूमेंट का नाम लीव एप्लीकेशन लिख दूंगा। यहाँ अगर मैं कोई रिजल्ट बना रहा हूँ तो रिजल्ट लिख सकता हूँ, मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसे, ताकि मुझे खोजने में उस फाइल को आसानी। यहाँ पे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी इस वर्डपैड का जो एक्सटेंशन है वो .rtf है, फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करता है। बेसिकली एक्सटेंशन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हर एप्लीकेशन का अपना एक अलग काम करने का तरीका है, और ये एक्सटेंशन ही बताता है कि ये जो फाइल बनी हुई है वो किस एप्लीकेशन के द्वारा बनाई गई है। तो अगर .rtf है, इसका मतलब है कि वो जो फाइल बनाई गई है वो वर्डपैड के द्वारा बनाई गई है। मैं इसे सेव कर, मैंने सेव किया। अब यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, मैं इसमें सेव बटन है, मैं इस पर क्लिक करता रहूंगा, ये सेव होता रहेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वापस फाइल में जाकर सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझसे वापस पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है, किस फाइल में, किस फोल्डर में सेव करना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ सेव एज पे, तो ये मुझसे पूछता है कि आपको किस नाम से सेव करना है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो मैं उसे अलग अलग नाम से अलग अलग डेस्टिनेशन पे जितनी बार सेव एज पे क्लिक करूंगा उतनी बार मैं सेव कर सकता हूँ। या यूं कहें कि किसी फाइल को बार बार अलग अलग जगह पे, अलग अलग डेस्टिनेशन पे, अलग अलग नाम से सेव करना हो तो हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट का इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। हम सबसे पहले प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर से देख लें कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होते वक्त कैसा दिखाई देगा। ये प्रिंट से पहले का व्यू है जिसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ 1 पेज, 2 पेज, अगर आपका 2 पेज होता तो इसके साइड में 1 पेज और आपको दिखाई देता। इस तरीके से 1 पेज, 2 पेज आपके सामने आ सकता है। मैं यहाँ पे क्लोज बटन में क्लिक करूंगा तो मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। हम फिलहाल कोई टेक्स्ट यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। मैं यहाँ पे हेल्प बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि वर्डपैड से रिलेटेड चीजें दिखाई दे। जैसे ही आप हेल्प बटन पे क्लिक करते हैं ये आपको रीडायरेक्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका वर्डपैड क्या है, कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है,
मैं इसे जूम कर लेता हूँ और इस पैराग्राफ को बार बार मैं पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कई पेज हो जाए। अब हमारे पास इस तरीके से मैंने इसको कई बार पेस्ट कर दिया है। अब हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, फाइल में जाने के बाद प्रिंट और प्रीव्यू। तो ये हमारा 1 पेज है और 2 पेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देख सकते हैं कि दोनों पेज का प्रीव्यू कैसा दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा कि टॉप में मार्जिन अलग है, बॉटम में अलग है, लेफ्ट अलग और राइट, इन सब में मार्जिन अलग अलग है। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाऊंगा, प्रीवियस पे करूंगा, प्रीवियस पे चला जाऊंगा, 100% पे करूंगा, एक ही दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे पेज सेटअप करूँ, या तो फाइल में जाके आप यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हो, या आप जब प्रिंट प्रीव्यू खोलते हो तो यहाँ से भी पेज सेटअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेज का साइज क्या है। जनरली हम A4 साइज का पेपर ही यूज करते हैं, तो A4 साइज का पेपर यहाँ सिलेक्टेड है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। सोर्स कहाँ है, फाइल का सोर्स है। 2 तरह के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी प्रिंट कैसे किया जाए, एक प्रोटेक्ट और दूसरा है लैंडस्केप। और ये हमारी पेज की मार्जिन है। ये मार्जिन जो आपको पेज के इस साइड में दिखाई दे रही है, इसे हम पेज की मार्जिन कहते हैं। आप इसे पेज को यहाँ मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसे क्लोज करता हूँ, वापस फाइल में चलता हूँ। तो ये दोनों चीजें मैंने कवर की हैं अभी। क्विक प्रिंट पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रिंट से प्रिंट कर देगा। आपको ये नहीं पूछेगा कौन सा प्रिंटर है, क्या है, ये सारे सवाल नहीं पूछता है। लेकिन जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हो तो आपको लिस्ट दिखाई जाती है कि आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रिंटर का लिस्ट है और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो कितने पेज हैं इसमें, ये सारे पेज प्रिंट कर देगा। नंबर ऑफ कॉपी अगर 1 है तो सिर्फ 1 पेज प्रिंट करेगा। अगर मैं 10 कर देता हूँ तो जितने भी पेजेस हैं उनके 10 कॉपी निकालेगा प्रिंटर मेरा। मैं पेजेस पे जाके यहाँ कस्टम भी कर सकता हूँ। मुझे 1 से लेके 10 पेज तक ही प्रिंट करना है तो ऐसे मैं कर सकता हूँ। अगर सिर्फ मुझे बीच के पेजेस चाहिए, यानी 5वां और 6ठा पेज चाहिए, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से करके मैं प्रिंट दूंगा तो ये मेरे पूरे फाइल में से सिर्फ यही पेज प्रिंट करेगा, बाकी ना आगे का प्रिंट करेगा ना ही पीछे का प्रिंट करेगा। वापस फाइल मेनू पे आते हैं। सेंड ईमेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको यहीं से ईमेल करने की सहूलियत देता है। आपको अलग से जीमेल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक इनबिल्ट एप्लीकेशन आता है जिसका नाम आउटलुक है, और मैंने आउटलुक को अपने मेल आईडी से कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए डायरेक्ट खुल गया। आपने अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा तो आप में कुछ ये लेआउट नहीं आएगा, वहाँ कॉन्फ़िगर करने को आपसे बोलेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट जिसे मेल करना है उसे की आईडी डाल सकता हूँ, सीसी में किसी और को मेल करना है उसे भी ऐड कर सकता हूँ मैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल ऑलरेडी अटैच हो चुकी है और मैं इस एरिया में लिख सकता हूँ। वापस मैं अपने वर्ड पैड डॉक्यूमेंट में आता हूँ और जिस एरिया में ये टेक्स्ट लिखा गया है, इस पूरे एरिया को टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसमें टेक्स्ट लिखा गया है। तो ये हमारा फाइल मेनू था। अगर मैं यहाँ पे अबाउट वर्डपैड पे क्लिक करूँ तो वर्डपैड से रिलेटेड जानकारियां यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं कि कौन सा विंडोज है, कौन सा वर्जन है, क्या किसका कॉपीराइट है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ मिलने वाली है। मैं एग्जिट पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि जैसे ही एग्जिट पे क्लिक करूंगा ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने एग्जिट पे किया ये एप्लीकेशन बंद हो गया। मुझे यहाँ पे मैं विंडो आर करता हूँ, वर्डपैड लिखा हुआ है और मैं सॉरी MS वर्ड लिखा हुआ था, यहाँ पे मुझे वर्डपैड टाइप करना है। तो वर्डपैड खुल गया मुझे मेरा, और मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। जो मैंने टेक्स्ट को कॉपी करके रखा था वो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे आ गया मेरे डॉक्यूमेंट एरिया में। जो ये वाइट एरिया है इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं, और यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। और ये हमारा रूलर है पेज के टॉप का एरिया। मैं वापस पेस्ट कर लेता हूँ। होम पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहला जो ग्रुप दिखाई देता है, या कमांड एरिया दिखाई देता है, या ग्रुप एरिया दिखाई देता है, तो उसे हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट। अभी कट भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, कॉपी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, और साथ में जैसे ही आप कर्सर माउस का पॉइंटर आप लेके जाते हो तो आपको दिखाई देता है कि उसका शॉर्टकट की क्या है। अभी मैं किसी भी टेक्स्ट को ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ अपने माउस। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कट हाईलाइट हो गया और कॉपी भी हाईलाइट हो चुका है। बेसिकली कट और कॉपी दोनों किसी चीज का डुप्लीकेट बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत माइनर अंतर है। जैसे ही मैंने कट किया तो
तो यहाँ से वो टेक्स्ट हट जाता है। यानी आपको किसी भी चीज को मूव करना है तो आप कट कर सकते, जैसे मैंने कट किया और पेस्ट करने के बाद चीजें वापस आ गई। लेकिन अगर आप कॉपी करते तो किसी भी चीज, देखिए इसमें टेक्स्ट में हमारा कोई बदलाव नहीं आया, वापस मैं यहाँ एंटर करके और जैसे ही पेस्ट करता हूँ चीजें आ गई, यानी उसका डुप्लीकेट बन गया। कट का इस्तेमाल किसी चीज को मूव करने के लिए किया जाता है, कॉपी का इस्तेमाल किसी चीज का डुप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। अब हम वापस आते हैं फॉन्ट पे, तो मैं सिंपल सा ये पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट थीम है वो कैलिबरी है। आप यहाँ से फॉन्ट का थीम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का, या आप यहाँ पे इंक्रीज, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट दिया है, आप इसके थ्रू भी फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉन्ट को इंक्रीज कर दिया है, फॉन्ट बड़ा हो गया और इस फॉन्ट पे और इस फॉन्ट में, दोनों फॉन्ट में आप देख सकते हैं कि काफी अंतर है। तो या तो थीम को अप्लाई करने का दो तरीका है, या तो अगर आपने लिख लिया है तो लिखने के बाद अगर आप फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को या उस लाइन को या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए एंड देन आप थीम कोई भी चूज कर लीजिए। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया और इस पे ही मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लगेगा, इटैलिक थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, अंडरलाइन चीजें अंडरलाइन हो गई, स्ट्राइक थ्रो यानी अब ये जो लिखा हुआ है इसके बीच से ये ऐसे एक लाइन काट देगा। तो इन चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें जैसे अप्लाई होंगी वैसे ही हटेंगी भी। तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जैसे मैं सिंपली इस लाइन को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, फॉन्ट बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हैं, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, यू के लिए अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10th लिखा, तो जब आप 10th लिखते हैं तो आप देखते हैं कि H जो होता है वो 10 के ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको X पे लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मली 10th लिखा गया। अगर मैं वापस यहाँ आता हूँ और बाइनरी नंबर जब हम लिखते हैं तो बाइनरी में बेस होता है, तो बेस हमेशा नीचे की साइड लिखा जाता है। मैंने इस 2 को सिलेक्ट किया और मैं इस X पे क्लिक करूंगा यानी सबस्क्रिप्ट, और ये नीचे के साइड आपने देखा होगा केमिस्ट्री में भी इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रेड कर, तो यहाँ से मेरा फॉन्ट का कलर रेड हो गया। फॉन्ट का अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर दिखेगा। जैसे हम अपनी बुक में किसी चीज को हाईलाइट करते हैं, अगर हाईलाइट करना है तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। मैंने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया और फॉन्ट को हाईलाइट भी कर दिया, तो आप चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फॉन्ट ग्रुप का काम कुछ इस तरीके से लिया जाता है। अब हम पैराग्राफ ग्रुप में देखेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बेसिकली ये हमारा अलाइनमेंट है। आप अभी देख रहे होंगे कि हमारे लेफ्ट साइड से लिख रहा है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है। और जैसे ही मैं इस पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, आपने न्यूज़पेपर में अधिकतर देखा होगा कि पैराग्राफ जो होता है सामने से और पीछे से दोनों तरफ से बराबर होता है, लेकिन जब हम यहाँ टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। एक साइड से एकदम इक्वल है और दूसरे साइड से बड़ा और छोटा है। अगर हम इसे इक्वल करना चाहते हैं तो यहाँ एक अलाइनमेंट दिया गया है जिसका नाम जस्टिफाई, तो आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं। अब देखिए बुक में हमेशा ऐसे टाइप होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये चीजों को बीच, एकदम पेज के बीच से, जैसे पेज के ऊपर मान लीजिए मेरा ये वीडियो है और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ पेज के बीचों बीच हो। अब ये आपका लेफ्ट में है, सेंटर अलाइनमेंट पे जैसे करूंगा तो ये एकदम पेज के जो बीच चला गया। अगर मैं लेफ्ट पे राइट एल्गिन पे क्लिक कर दूं तो ये पेज के दाएं हिस्से में चला गया। मुझे सेंटर में रखना है तो सेंटर। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ये आपका पैराग्राफ हाइलाइटर है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल आप इसका कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडेंट, डिक्रीज और इंक्रीज, तो अगर हमें पेज को कुछ इतना छोड़ के लिखना है तो हम इन 2 टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप इस तरीके से, अगर आपको स्पेस छोड़ना है, यहाँ कोई इमेज ऐड करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको लाइन बाय लाइन बुलेट के थ्रू लिखनी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या नंबरिंग दे के लिखना है। जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ
SSD HDD। तो इस तरीके से अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप बुलेट लगा सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में, रोमन, इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बीच में अगर आपको लाइन हटानी है या लाइन स्पेस कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 पे किया तो ये देख सकते हैं कि इनकी लाइन के बीच की स्पेस बढ़ चुकी है। तो जैसे मैंने बढ़ाया है वैसे मैं इसे घटा भी सकता हूँ। तो इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। पिक्चर टूल का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। वापस मैं डी ड्राइव में आता हूँ और यहाँ से कोई भी इमेज, जैसे मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ एक इमेज ऐड हो चुकी है। जैसे ही आप इमेज को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इमेज के कॉर्नर से आप ये देख रहे हैं पॉइंट ऐड हो गया सेंटर में, टॉप में, फिर वापस टॉप सेंटर। तो इस तरीके से पॉइंट्स को आप ऐसे पकड़ के अपने माउस से ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज को इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा बहुत टाइप कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट निकाल सकते हैं प्रिंट आउट करके। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए या लिब्रे ऑफिस राइटर का इस्तेमाल कीजिए। तो इन दोनों एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करके कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसमें इमेज लगा सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के कामों को करना है तो आप उन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल जिस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक बेसिक टूल है। अगर आपके सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन ना हो तो एक सिंपल से काम को करने के लिए हमारे पास ये एक टूल उपलब्ध है ताकि हम इसके थ्रू अपना काम कर सकते। तो पिक्चर इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं आप और उसे एडजस्ट कर। यहाँ पे आपको पेंट ड्राइंग दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक MS पेंट एप्लीकेशन में ये लेके चला जाएगा और यहाँ पे जो कुछ भी आप ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और इसको मैं यहाँ पे कलर करता हूँ। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं यहाँ कट करूंगा यहाँ पे जो मैंने पेंट में बनाया वो चीजें यहाँ पे आ चुकी हैं। वापस जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आप इसे बड़ा और छोटा कर सकते हैं और इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डेट एंड टाइम मैनुअल नहीं टाइप करना है, आप चाहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप आए, तो यहाँ डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फॉर्मेट चूज कर लेंगे कि कौन से फॉर्मेट में आपको डेट एंड टाइम चाहिए। उस हिसाब से आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं तो डेट एंड टाइम आपके सामने हाजिर हो जाएगा। जिस तरीके से हमने पेंट को खोला है उसी तरीके से इंसर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी और एप्लीकेशन में जाके उसे भी हम ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं फाइंड पे। फाइंड का मतलब होता है खोजना। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं कि वो वर्ड है कहाँ, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कि ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। मैं नेक्स्ट करूंगा तो आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में रैम का कहीं पे भी यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे न्यू करूँ और फाइंड करूँ तो जैसे ही न्यू पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जहाँ न्यू टाइप है, यानी जिस जगह पे न्यू टाइप है उस जगह हमें ये लेके जा रहा है और वो वर्ड हाईलाइट हो जा रहा है। मैं इसे कट कर लेता हूँ। रिप्लेस, अगर न्यू वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से हमें रिप्लेस करना है, जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर वर्ड लिखना चाहता हूँ, कंप्यूटर, और मैं रिप्लेस करूंगा तो सिर्फ एक जगह ही रिप्लेस हुआ। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर न्यू वर्ड उसे मिलेगा तो वो रिप्लेस कर देगा कंप्यूटर से। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, उस मूवी में एक वर्ड आमिर खान रिप्लेस कर देता है जिसकी वजह से बहुत उसका अर्थ बदल जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से Ctrl A प्रेस करेंगे तो भी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में को सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग व्यू टैब पे आते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था, जूम करने के लिए आपको यहाँ स्टेटस बार में भी दिखाई देता है जूम बटन, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इस तरीके से आप जूम इन करते जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट में पूरा बड़ा होते जाएगा फुल स्क्रीन। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जूम आउट करेंगे तो इस तरीके से जूम आउट होगा। आप एक ही बार 100% पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ 100% पे क्लिक कर देंगे तो ये 100% में हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हम काम करते हैं वो 100% पे ही काम करते हैं। रूलर, आपके सामने ऊपर रूलर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ तो इसे अनटिक कर दूंगा तो हाइड होगा। वैसे स्टेटस बार भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये नीचे
आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये हट गया, वापस से लाना है तो ऐसे ला सकते हैं। अब रैप टेक्स्ट आप देख सकते हो, नो रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये पूरे स्क्रीन में लिखेगा जैसे वेब ब्राउजर्स पे लिखे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे रैप टू विंडो यानी हमारे विंडो का जो स्क्रीन है उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा। वापस मैं यहाँ पे रैप टू रूलर यानी जितना रूलर होगा उसी हिसाब से ये होगा। देखिए ये रूलर के हिसाब से, यानी मैं इस पे काम कर रहा था। तो आप जिस तरीके से काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। बेस्ट वे है कि आप रूलर के हिसाब से काम करें। यहाँ मेजरमेंट यूनिट यानी ये जो ऊपर रूलर दिख रहा है वहाँ इंचेस में है, सेंटीमीटर में काम करना चाहते हैं इससे सेंटीमीटर कर सकते हैं, पॉइंट्स में काम करना चाहता है पॉइंट्स में कर सकते हैं, पिक्सल में करना चाहते हैं तो पिक्सल में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि वर्डपैड का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वर्डपैड का इस्तेमाल हम सिंपल किसी वर्ड को, किसी लेटर को टाइप करने के लिए करते हैं जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग ना हो, या हम टाइपिंग सीखने के लिए भी कर सकते हैं। तो वर्डपैड, नोटपैड दो ऐसे एप्लीकेशंस जो प्री इंस्टॉल होते हैं, इनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ हम काम चलाओ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सीखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये वीडियो देखें और देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं हमें बताएं, ताकि हम उन टॉपिक्स को अपने वीडियो में कवर कर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।